हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्ट टू सीन वन ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ऑलमोस्ट 5 एक्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट एक्ट में 3 सीन्स है। ठीक है, उस 3 सीन्स के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है और यूट्यूब में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल टीच मी इंग्लिश में। अगर आप टाइप करते हैं टीच मी इंग्लिश तो वहाँ आपको वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैं बुक में जो लाइंस, जो शेक्सपियर के जो इंग्लिश है उसे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूं। ठीक है, ऐसे आपको समरी अवेलेबल है हर जगह पे। ठीक है, पैराफ्रेज अवेलेबल है, पर पैराफ्रेज एक अलग व्यू रखता है और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन का अलग एक व्यूज़ है। ठीक है, सो आप दोनों पढ़े, पैराफ्रेज भी देखें आप और मेरे वीडियो भी देखिए। किसी के भी ऐसा वीडियो जहाँ वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेशन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10 में जो मर्चेंट ऑफ वेनिस पे क्वेश्चन आया करता है वो किस बेस, वो है क्या, वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप ज़रूर पिछले का वीडियोस देखें। एक्ट 1 में जो 3 सीन्स उसे देखें, उसे समझे बगैर आप फर्दर सीन को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए आगे बढ़ के फ़ायदा नहीं है। पहले पीछे को देखें फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीन है ये हो रहा है बेलमोंट में, बेलमोंट इटली में है। अभी यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोर्शिया। पोर्शिया कौन है? एक्ट 1 सीन 2 में आप देखेंगे पोर्शिया के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया गया, कैसा कैरेक्टर है उसका। ठीक है, उसके फादर भी नहीं है, मदर भी नहीं है, शी इज़ एन ऑर्फन। और दूसरी बात यह है कि पोर्शिया एक बहुत ही शी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन बेलमोंट। ठीक है, उसके फादर बहुत अमीर आदमी थे और बहुत बड़ा उसके प्रॉपर्टी है जिसकी वो अभी एयर बनी हुई है ना। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि पोर्शिया से शादी करने के लिए ऑलरेडी 6 सूटर्स पोर्शिया के पास आए थे, लेकिन पोर्शिया को कोई पसंद नहीं आया। और इवन ये भी हुआ कि सभी सूटर्स वापस चले गए खुद ब खुद। वो खुद ही चले गए क्योंकि पोर्शिया के फादर ने जो कंडीशन रखा था कि अगर उनमें से कोई भी रॉन्ग कास्केट, 3 कास्केट है, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। ठीक है, उन तीनों कास्केट में से अगर उनमें से 6 में से 6 है, कोई भी रॉन्ग कास्केट चूज़ करेगा तो होगा ये कि वो कभी भी अपने लाइफ टाइम में किसी भी फीमेल को प्रपोज नहीं कर पाएगा शादी के लिए। ठीक है, ही वोंट बी एबल टू वो एनी वुमन फॉर मैरिज। सो इन दैट केस वो सभी डर गए और वो बैक आउट कर गए। ठीक है, उसी वक्त ये न्यूज़ मिला था कि एक मोरक्को से एक प्रिंस आ रहा है। ठीक है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसका नाम मेंशन नहीं किया गया कहीं पे भी, प्रिंस ऑफ मोरक्को का नाम क्या है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है कि जब भी आप आंसर लिखें और जब भी आप इस मोरक्को के बारे में बात करें तो प्लीज़ मत लिखिएगा सिर्फ मोरक्को, आप प्लीज़ लिखेंगे प्रिंस ऑफ मोरक्को, क्योंकि मोरक्को प्लेस का नाम है, वो अफ्रीका में है। आपको देखना होगा प्रिंस ऑफ मोरक्को। ठीक है, तो इस सीन में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक है पोर्शिया खुद और दूसरा है प्रिंस ऑफ मोरक्को। यहाँ देखते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को ने अपने बारे में क्या बताया है, अपने कैरेक्टरिस्टिक को कैसे उसने एक्सप्लेन किया है, समझते हैं। एक छोटा सा हिंट बताना चाहता हूँ कि प्रिंस ऑफ मोरक्को एक बहुत ही एरोगेंट प्रिंस है। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद इस सीन में आपको समझ में आ जाएगा कि वो एरोगेंट कैसे है। ठीक है, देखते हैं। Act 2 Scene 1 Belmont. A room in Portia's house, flourish of cornets means the musics, and enter the Prince of Morocco and his train. Train means his follower, Portia, Nerissa and other of attendants. देखते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में उसने क्या कहा। Mislike me not for my complexion. Hate. Mislike means hate. Hate me not for my complexion. Complexion means color, the face, the body color. तो यहाँ पे मोरक्को को इस बात का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि पोर्शिया बहुत वाइट है, फेयर है, इटली की रहने वाली है। ठीक है, सो अब और मोरक्को एकदम इक्वेटर के नज़दीक रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इसलिए उसको ये फील हो रहा है कि कहीं पोर्शिया मुझे मेरे कलर की वजह से तो रिजेक्ट नहीं कर देगी। वो कहना चाह रहा है कि एक्चुअली में ये जो मेरा बॉडी का कॉम्प्लेक्शन है, ये जो कलर है, ये जो मेरा ह्यू है, ये तो मैंने खुद से नहीं बनाया, ये तो नेचुरल है, ये तो अपने आप हुआ है, क्योंकि द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन टू हुम आई एम अ नेबर एंड नेबर। वो कह रहा है कि मैंने खुद से तो नहीं किया। ये जो तुम देख रही हो मेरे ऊपर ये ब्लैक कलर, उसको कह रहा है शैडोड लिवरी। ठीक है, मानो एक मेरे कंट्री में सभी लोग इसी तरह ब्लैक है, सभी यूनिफॉर्मली ब्लैक है। ठीक है, सो शैडोड लिवरी जो मेरे ऊपर जो तुम ये ब्लैक कलर देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है, ऑफ द बर्निश्ड सन। ये किस वजह से हुआ है? ये ब्राइट और बर्निंग सन के वजह से हुआ है।
टू whom, कौन सन, टू whom आई एम अ नेबर। अब सन के लिए यहाँ पे होम यूज़ किया गया क्योंकि वो बताना चाह रहा है क्या, कि मैं उस सन का नेबर हूँ। उसको ह्यूमन बीइंग बना के कह रहा है मैं उस सन का नेबर, मतलब पर्सनिफिकेशन कर दिया उसने सन का। हम और सन दोनों क्या है, नेबर है, ठीक है। एंड नेयर ब्रेड मतलब हम दोनों मानो एक साथ क्लोजली हम दोनों का परवरिश हुआ। सन इतना क्लोज है कि हमारे लाइफ से अटैच्ड है बहुत ज़्यादा, हर वक्त हमारे साथ सन रहता है। इसलिए तुम देखो मेरा ये कंडीशन हो गया, मैं इसलिए डार्क हो गया हूँ। मैंने ये डार्कनेस अपने फेस पे पोत नहीं लिया है, लगा नहीं लिया है, ये बाय बर्थ है, बाय नेचर है, ये क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ। ये तो गॉड ने मुझको ऐसा बनाया, ठीक है। ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रिएचर नॉर्थवर्ड बॉर्न। अच्छा डू वन थिंग, उसने कहा चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी यहाँ इटली में नॉर्थवर्ड मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में जो लोग रह रहे हैं, मतलब जो इक्वेटर से ऊपर इधर नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जो लोग रह रहे हैं, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड मैं कह रहा हूँ उस जगह पे जैसे कि आर्कटिक सर्कल वगैरह, ठीक है। और इटली वगैरह तो काफ़ी हायर लैटिट्यूड में है, इस वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत कम पड़ता है और ठंड ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सन का रेज वहाँ पे स्लैंटिंग गिरता है, इसलिए वहाँ के लोग फेयर हैं, डार्क नहीं है। ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रिएचर, फेयर नहीं फेयरेस्ट, सबसे खूबसूरत, सबसे वाइट लेके आओ, नॉर्थवर्ड बॉर्न, जो कि तुम्हारे कंट्री में बॉर्न हुआ हो, इटली में बॉर्न हुआ। वेयर, कौन सा जगह नॉर्थवर्ड, वेयर, फीबस। फीबस किसको बोलते हैं, फीबस कौन है, गॉड ऑफ सन, ठीक है। फीबस गॉड ऑफ सन, क्लासिकल गॉड ऑफ सन। फायर, फीबस का मतलब एक्चुअली यहाँ पे है सन, ठीक है। ऐसे फीबस है गॉड ऑफ सन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फीबस का मतलब है सन। वेयर सन फायर स्कार्स मतलब रेयरली, बहुत कम। थॉ मतलब क्या करता है, मेल्ट, मतलब सन का रे में, सन में इतना भी हीट नहीं है कि वो मेल्ट ना कर सके, किसको, द आइसिकल मतलब आइस को। सन का रे इतना कमज़ोर है, सन का हीट इतना कमज़ोर है, इतना कम पड़ता है नॉर्थवर्ड में, जहाँ पे आइसिकल मतलब आइस भी ना पिघल सके। तो ऐसे जगह से तुम किसी फेयर क्रिएचर, फेयर क्रिएचर को लेकर, तो उसने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, ठीक है। जहाँ पे सन का रे एकदम नहीं पड़ता है, इसलिए वहाँ के लोग वाइट है, फेयर हैं। और क्योंकि मेरे कंट्री में सन एकदम नज़दीक है, मानो नेबर है, नेयर ब्रेड है, तो इस वजह से मैं डार्क हूँ। तो इसलिए पोर्शियस समझ जाओ, कहने का मतलब है कि समझ जाओ कि इसमें मेरी गलती है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्लेस की वजह से मैं इस तरह हूँ, वरना मैं इंसान तो बुरा हूँ नहीं, वो कहना चाहता है, ठीक है। एंड लेट अस मेक इन सीजन फॉर योर लव। एंड ही सेड दैट ओके, bring the fairest creature, fairest man from your country, and I will be also here. क्या करेंगे हम दोनों मिलकर के, दोनों अपने हाथों में इंसीजन करेंगे, मतलब काटेंगे, ठीक है। इंसीजन मतलब काटना, स्किन को काटना। लेट अस मेक इंसीजन, चलो दोनों हम लोग अपने हाथों को काटेंगे। जैसे आपको याद होगा नाना पाटेकर एक मूवी में अपने एक आदमी को पकड़ के कह रहा है, हाथ को रखा जाए, उसने पत्थर से मारा, अपने फिंगर को मारा, उसने कहा मिला कौन, किसका खून हिंदू का, किसका खून मुस्लिम का, बता किसका कलर अलग है। सो मानो मुझे ये सीन से मुझे वो याद आ जाता है हमेशा। तो फीबस तो क्या कह रहा है कि वो भुला के लिए को फेयरेस्ट क्रिएचर को, और हम दोनों अपने हाथों में इंसीजन करेंगे, काटेंगे फॉर योर लव, देखने के लिए कि तो कौन तुमसे सबसे ज़्यादा लव करता है। टू प्रूव हुज ब्लड इज रेडेस्ट। अब ये एक तरह का बिलीव था, ये एक तरह का बिलीव है, क्लासिकल बिलीव है, एलिजाबेथन एरा में भी ये बिलीव रहा है क्या, कि अगर किसी के अंदर ट्रू लव है और अगर उसके बदन से खून निकलता है तो वो रेडेस्ट होगा, बहुत रेड कलर। और अगर जो ट्रू लव नहीं करता है उसके बॉडी में रेडेस्ट खून नहीं होगा। इसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दिया हुआ रेफरेंस, ये देखिए, रेफरेंस टू द ओल्ड बिलीव दैट द मोस्ट करेजियस मैन हैड रेडिश ब्लड व्हाइल अ क्राउड कवर्ड हैड अ पेल कलर्ड ब्लड। सो इसलिए वो कवर्ड है तो उसका बदन, उसका खून लाल नहीं है, साथ सफ़ेद खून। हम ऐसे ही बोलते हैं लोगों को, हम ऐसे भी ललकारने के लिए बोलते हैं ना कि खून तेरा सफ़ेद हो गया क्योंकि तेरे अंदर ताकत नहीं है, ठीक है। तो रेड खून ब्लड है, इसका मतलब है खून आदमी जवान है और ताकतवर है। मेरे ख्याल तो ये एक तरह का बिलीव है सिर्फ, ठीक है। सो अभी यहाँ पे उसने कहा है कि बुला के लेके और देखते हैं किसका ब्लड ज़्यादा रेड है, जो ज़्यादा रेड होगा वही जो है तुमसे ट्रू लव करता होगा, हिज और माइन। आई टेल दी लेडी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ पोर्शिया, दिस एस्पेक्ट ऑफ माइंड, ये जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक तुम देख रहे हो ना, तुम जो मुझे ब्लैक देख रही हो, ठीक है ना, तुम देख रही हो, तो अक्सर में वो लंबा भी है, बहुत वेल बिल्ड है और ब्लैक है। दिस एस्पेक्ट ऑफ माइंड, दिस फीचर ऑफ माइंड, मेरा जो बॉडी का फीचर तुम देख रही हो पूरा, हैथ फियर्ड द वेलियंट।
उसने क्या कहा, इसको देख करके, इससे मेरे इस फीचर को देख करके वेलियन मतलब ब्रेव से ब्रेव आदमी भी डरता है, घबराता है, मेरे सामने कुछ खड़ा नहीं हो पाता है मुझे देख करके, मेरा इस फीचर को देख करके, मेरा इस अपीयरेंस को देख करके ब्रेव से ब्रेव, ब्रेवेस्ट भी जो होगा वो डरेगा मुझसे, डरता है बाय माई लव। और अगर मैं बात करूँ लव की, ठीक है, आई स्वेयर द बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स ऑफ आर क्लाइम मतलब कंट्री, बेस्ट रिगार्डेड सबसे खूबसूरत, वर्जिन मतलब वो फीमेल जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, जिसने अभी तक किसी भी मेल के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं किया, उसे कहते हैं वर्जिन। जैसे कि मदर मैरी, शी वाज आल्सो वर्जिन, ठीक है। द बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स, सारी खूबसूरत और मेड ब्यूटीफुल गर्ल जो कि इसकी शादी नहीं हुई है, एंड दे आर वर्जिन ऑफ आवर क्लाइम, मेरे ट्राइब मान लो, मेरे कंट्री का, हैव लव्ड इट टू, और उन्हें भी मेरा यह फीचर बहुत पसंद है। मतलब मेरे पूरे कंट्री की मैं किसी भी लड़की को कह दूं अगर, किसी फीमेल को, तो वो राज़ी हो जाएगी मुझसे शादी करने के लिए। आई वुड नॉट चेंज दिस ह्यू, मैं अपना ये कलर नहीं चेंज करूँगा, मतलब मैं अपना ये अपीयरेंस चेंज नहीं करूँगा किसी के लिए भी। बट टू स्टिल योर थॉट्स माई जेंटल क्वीन, लेकिन अगर मुझे मौका मिले कि मुझे ये ब्लैक अपीयरेंस छोड़ना पड़े और तो वाइट अपीयरेंस लेने का मौका मिले, तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, सिर्फ तुम्हारी सोच, तुम्हारी खुशी के लिए, टू स्टील योर थॉट मतलब टू स्टील योर लव, तुम्हारे लव को पाने के लिए मैं यह काम करूँगा। मैं अपने इस कॉम्प्लेक्शन को, अपने इस ह्यू को, अपने इस कलर को, अपने इस अपीयरेंस को छोड़ दूँगा पोर्शिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। जबकि मुझे इस पर बहुत नाज है, मुझे इस पर बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ डरते हैं मुझसे, और मेरे कंट्री की तो हर लड़की मेरे पीछे भागती है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ बदल दूंगा, ठीक है। अब पोर्शिया इसका क्या रिप्लाई देती है, आप देखिए। पोर्शिया कह रही है, इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई एम नॉट सोली लेड। वो कह रही है, अब अगर चॉइस की बात तुम कर रहे हो मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं क्या कि मुझसे, इसलिए क्योंकि आई एम नॉट सोली लेड, मेरे हाथों में तो चॉइस करना है ही नहीं, मैं अकेले तो इस मामले में हूँ ही नहीं। बाय नाइस डायरेक्शन ऑफ अ मेडन्स आइज, ठीक है। जिस तरह हर लड़की किसी हैंडसम मैन को देख के उससे अट्रैक्ट हो जाती है और फिर जो है उसको क्या नाम है, कन्फेस करती है अपने लव को और फिर शादी करती है, ऐसा तो मुझे मौका दिया ही नहीं गया। आई एम नॉट सोली लेड बाय नाइस डायरेक्शन ऑफ अ मेडन्स आइज, जिस तरह हर लड़की, कुंवारी लड़की आंखों से देख के अट्रैक्ट होती है, उस तरह मुझे तो करने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर मेरे पास तो चॉइस का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। पोर्शिया इस तरह जवाब दे रही है किसको, प्रिंस ऑफ मोरक्को को, ठीक है। बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी, और एक बात कहूँ तो क्या, लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी, मैंने कहा लॉटरी ऑफ डेस्टिनी मतलब 3 कास्केट, जो भी करेक्ट चूज करेगा पोर्शिया उसको शादी करना पड़ेगा उससे, पोर्शिया को। सो बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी, डेस्टिनी किस्मत, मतलब किस्मत के यहाँ पे शादी, मैरिज, बार्स मी द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग, तो वो तो जो लॉटरी मेरे फादर ने डिवाइस किया है मेरे शादी के लिए, वो तो बार्स में, स्टॉप में रोक दे रहा है मुझको, द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग, कि मैं किसी को अपने मर्जी से चूज करूं, वॉलंटरी मतलब मेरे मन से, ठीक है, मैं अपने मन से किसी को चूज करूं, ऐसी कोई भी चॉइस करने का मुझे मौका वो डेस्टिनी ऑफ मतलब लॉटरी ऑफ डेस्टिनी मौका नहीं दे रहा है। बट इफ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी, अगर मेरे फादर ने मुझे नहीं रोका होता, एंड हेज मी बाय हिज विट, और बाउंड कर, कैद कर लिया नहीं होता अपने विट से, ठीक है, टू इल माई सेल्फ हिज वाइफ विंस मी बाय दैट मीन्स, ठीक है। क्या था उनका विट के जो भी जीतेगा कास्केट से इनको, मैं उसकी वाइफ बन जाऊंगी। आई टोल्ड यू, मैं इसे कह रहा, मैं आई मीन टू से दैट कि अगर मेरे फादर ने, ये फादर की वजह से ही है, उन्होंने मुझे रोक लिया, उन्होंने मुझे कैद कर दिया, उनकी सोच ने मुझे कैद कर दिया कि जो कोई भी कास्केट सीन मतलब कास्केट, करेक्ट कास्केट को चूज़ करेगा, मेरी शादी उसी से होगी। असल फैक्ट ये है, जो कोई भी करेक्ट कास्केट चूज़ करेगा वो मुझे एज अ प्राइज़ ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, आई टोल्ड यू योर सेल्फ रेनाउंड प्रिंस
then stood as fair as any comer I have looked on yet for my affection. तो अगर ऐसा नहीं होता तब सोचती मैं कि मैं तुम्हें पसंद करूंगी कि नहीं करूंगी, तुम अच्छे लग रहे हो मुझे नहीं लग रहे हो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। अब तो ये सब कुछ इस गेम के ऊपर है, तो तुम मेरे लिए वैसे ही फेयर हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो वर्ड फेयर है, इस फेयर का दो मीनिंग यूज़ किया गया है यहाँ पे, आप उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेयर का दो मीनिंग है, एक गुड भी यूज़ किया गया है और एक फेयर स्किन भी है। तो तुम मेरे लिए अच्छे वो कहना चाह रही है, साथ ही साथ वो भी कहना चाह रही है कि तुम फेयर स्किन हो डार्क स्किन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझको, ठीक है। एज एनी कमर आई हैव लुक्ड ऑन येट फॉर माई अफेक्शन, कोई भी आता हो, ठीक है, तो वो सब के लिए मेरे लिए सेम अफेक्शन है, मतलब सेम फीलिंग है, कोई अलग फीलिंग नहीं है, ठीक है। ये पोर्शिया ने कहने की कोशिश की है, ये समझाने की कोशिश की है कि तुम्हारा डार्क कॉम्प्लेक्शन से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अभी इस वक्त, क्योंकि ये शादी का जो भी कस्टम यहाँ पे रखा गया है वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब मोरक्को कहना चाह रहा है उसको, इवन फॉर दैट आई थैंक यू। चलो ठीक है, एटलीस्ट तुम मुझसे हेट तो नहीं करती हो, एटलीस्ट तुम्हें नफरत तो मुझसे नहीं है, आई स्टिल थैंक। ये कहने का मतलब यही है, जो भी रीज़न हो, नफरत मुझसे तुम नहीं करती हो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। देयरफॉर आई प्रे यू, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई प्रे यू, प्रे मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लीड मी टू द कास्केट, ले चलो मुझे कास्केट के पास। टू ट्राई माई फॉर्च्यून, देखता हूँ, कोशिश देखता हूँ मेरी किस्मत में तुम हो कि नहीं हो, ले चलो मुझे। बाय दिस सिमेटर, सिमेटर किसे कहते हैं? सिमेटर मतलब होता है स्वॉर्ड, ठीक है। बाय दिस सिमेटर मतलब इस सिमेटर की कसम, बाय मतलब कसम होता है, स्वेयर। बाय दिस सिमेटर दैट स्लेव, जिसने स्लीव मतलब कत्ल कर दिया, जिसने किल कर दिया, मार दिया, दैट स्लीव द सोफी। सोफी कौन है? दैट इज शाह ऑफ पर्सिया, ठीक है, शाह ऑफ पर्सिया। तो दैट स्लीव द सोफी एंड अ पर्शियन प्रिंस, इस तलवार से मैंने किसको मारा है? एम्परर ऑफ पर्सिया को मारा है, और साथ में एक पर्शियन प्रिंस को भी मारा है मैंने इस स्वॉर्ड से। जबकि पर्शियन प्रिंस वगैरह बहुत ही फेमस हैं वॉर करने में, बहुत ही मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर होते थे वो लोग। दैट वॉन 3 फील्ड्स ऑफ सुल्तान सोलेमन, ऑफ सुल्तान सोलेमन, ठीक है, जो कि बहुत ही रिच भी थे, पावरफुल भी थे। वो कह रहा है कि मैंने 3 बार हराया उनको, 3 बार उनके बैटल में उनको हराया मैंने अपने इस स्वॉर्ड से, सिमेटर से, ठीक है। तो मैं इस सिमेटर की कसम खाया कहता हूँ जिससे मैंने सोफी मतलब एम्परर ऑफ पर्सिया को मारा, एक पर्शियन प्रिंस को मारा, और 3 बार सुल्तान सोलेमन को हराया मैंने। दैट वॉन 3 फील्ड्स ऑफ सुल्तान सोलेमन, मैंने 3 बार सुल्तान सोलेमन को हराया। आई वुड, मैं खुद, आउट स्टेयर द स्टनिस्ट आईज दैट लुक, जो आंखें जिसे देखने के बाद हर आदमी डर जाए। स्टनिस्ट, स्टन का मतलब होता है ऐसे स्ट्रिक्ट, स्टन आई मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट आईज, ऐसा इंसान जिसकी आंखों को देख के हर कोई डर जाए, मैं उसे डरा दूं। आउट स्टेयर, उसमें उसे इतना, उसे देखूंगा अगर तो वो खुद घबरा जाएगा। जिसकी आंखें सबसे खतरनाक है, जिसे देख के हर कोई डर जाता है, वो मुझे देख के घबरा जाएगा। आउटब्रेक द हार्ट मोस्ट डियरिंग ऑन द अर्थ, और साथ में आउटब्रेव, वो इंसान जो बहुत पावरफुल है, जैसे मानो हरक्यूलिस सबसे पावरफुल, मैं ऐसे इंसान को भी डरा सकता हूँ। आउटब्रेव, उसकी तमाम ब्रेवरी ख़त्म कर दूंगा मैं, उससे ज़्यादा ब्रेव अपने आप को शो करूंगा कि वो खुद घबरा जाएगा मेरे सामने। आउटब्रेव द हार्ट मोस्ट डियरिंग ऑन द अर्थ, ठीक है, जो बहुत मतलब जिसके अंदर जो कि डरता किसी से ना हो, वो मेरे सामने कुछ नहीं, वो मुझसे डरेगा। प्लक द यंग सकलिंग कब्स फ्रॉम द शी बेयर। अब यंग सकलिंग कब मतलब वो बेयर का बच्चा जो हमेशा माँ के गोद में रहता है और कुछ खाता भी नहीं हो, माँ उसे फीड करती है, तो वैसे बच्चे को मैं जाके छीन के ले आ सकता हूँ। किससे? शी बेयर। जबकि बेयर खतरनाक एनिमल है, और वो भी उस वक्त जब उसके बच्चा उसके गोद में हो, उससे गोद से छीन के ले आएगा, और शी बेयर उसे कुछ नहीं कर पाएगी, वो उसे उल्टा मार देगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, कह रहा है ई मॉक द लायन व्हेन ही रोज फॉर प्रे। सोचो, लायन जब वो चिल्ला रहा है किसके लिए? प्रे, अपने शिकार को खोजने के लिए। जब वो बहुत भूखा है, और भूखा शेर बहुत खतरनाक होता है, जब वो बहुत भूखा है, मैं जाके उसके मुंह के ऊपर हंस सकता हूँ,
उसका मजाक उड़ा सकता हूँ, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा क्योंकि उससे पावरफुल मैं हूँ, मैं उसे मार दूंगा आराम से। ठीक है, तो ये सब उसने क्या बताया कैरेक्टरिस्टिक। किसे मारा? सोफी किंग को मार दिया, सोफी को मारा, पर्शियन प्रिंस को मारा, 3 बार जो है हराया है किसको? सुल्तान सोलेमन को। साथ में शी बेयर के पास से उसके बच्चे को छीन सकता है और लायन के मुंह पे जाके हंस सकता है जब वो भूखा हो एकदम ज्यादा। टू विन द लेडी, तुम्हें जीतने के लिए सब तो कुछ नहीं है, आसान है। बोलो रहने के लिए किसी को भी, कोई जीत नहीं पाएगा मुझसे, तुम्हारे लिए चुटकी बजा के मैं तुम्हें जीत जाऊंगा। बट अलास द वाइल, लेकिन अफसोस, असल बात क्या है? इफ हरक्यूलिस एंड लिचेस प्ले एट डाइस, अगर हरक्यूलिस और लिचेस दोनों डाइस का गेम खेल रहा है तो क्या होगा? हरक्यूलिस कौन है? पावरफुल मैन ऑन द अर्थ, मोस्ट पावरफुल अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, उससे पावरफुल कोई नहीं था, वो हाफ मैन हाफ गॉड था। ठीक है, और अगर लिचेस कौन है? उसका अटेंडेंट, दोनों खेल रहे हैं डाइस का गेम, जीतेगा कौन? आपको क्या लगता है? हाफ मैन हाफ गॉड मस्ट बी हरक्यूलिस, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो पावर का गेम है नहीं, ये तो गेम ऑफ डाइस, गेम ऑफ फॉर्च्यून है। जब गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून जब इस गेम को गवर्न कर रही है तो कह रहा है क्या, तब वो काम क्या करेगी? वो वीकर हैंड ह्यूमन बीइंग को जिता देगी। तो ऐसा हो सकता है ना कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून ने क्या किया? टर्न कर दिया। ठीक है ना, हरक्यूलिस के पावर फुल होने के बावजूद भी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून ने क्या किया? ह्यूमन बीइंग जो कि वीक है उसके हाथ से जो डाइस जब निकला तो जीत उसकी हो गई। सो इज एल्सिड्स बिटन बाय हिज पेज। एल्सिड्स हरक्यूलिस का दूसरा नाम है और पेज मतलब लिचेस। तो क्या हुआ इस गेम में? एल्सिड हरक्यूलिस हार गया। किससे? अपने अटेंडेंट से। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसका पावर का काम नहीं था, यहाँ पे उसकी ताकत का काम नहीं था, यहाँ पे फॉर्च्यून का काम था, जो कि उसके हाथ में नहीं। उसके हाथ में होता तो फिर मुमकिन था नहीं कि वो जीत पाता, लेकिन ये फॉर्च्यून के हाथ में था, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के हाथ में है। अब वो जो चाहेगी वही होगा। सिमिलरली ये अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मैं खुद एल्सिड हूँ, मैं खुद हरक्यूलिस हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरी ताकत काम नहीं आने वाली है, यहाँ पे ये तो गेम ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, नाउ एंड सो मे आई, और इस तरह मेरी भी हालत होने वाली है। ब्लाइंड फॉर्च्यून लीडिंग में, क्योंकि इस गेम में जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है वो ब्लाइंड है। ये रेफरेंस है, ये क्लासिकल रेफरेंस है कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून की आंखों में पट्टी पड़ा है, वो देखती नहीं है किसे क्या देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि लोग समझते हैं हम डिजर्विंग है लेकिन मुझे नहीं मिला, किसी और के में के लोग समझते हैं कि तो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून अंधी है, वो देखती नहीं किसे क्या देना चाहिए। ठीक है, किसी को बहुत तकलीफ दे रही है तो दे रही है, और किसी को हाई पोजीशन दे रही है तो दे रही है, तो वो समझते हैं कि लोग के गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून अंधी है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है मिस दैट विच वन अनवर्दी मे अटेन। अब जो अनवर्दी है, जिसे नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि लिचेस, ठीक है, लिचेस हरक्यूलिस से वर्दी तो नहीं है जैसे, तो उस तरह से जो अनवर्दी है उसे वो दे देती है एंड डाई विद ग्रीविंग। सो और जो वर्दी है, जो उसके काबिल है, वो फिर डाई विद ग्रीविंग, दुख से मर जाता है, जैसे कि मैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं खुद दुख से मर जाऊंगा क्योंकि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लीड कर रही है इस गेम को। मुझे लगता नहीं कि मैं जीत पाऊंगा क्योंकि उसके हाथ में हर कुछ है और वो अंधी है, वो मुझे जिताएगी ही नहीं, ये कहने का मतलब है। अब पोर्शिया उसका रिप्लाई करती है, यू मस्ट टेक योर चांस। इसे डेट के तुम जाओ कास्केट देख सकते, यू मस्ट टेक योर चांस, तुम ट्राई कर सकते हो कास्केट, और इधर नॉट अटेम्प्ट टू चूज एट ऑल, और बेहतर है कि चूज ही मत करो, वापस चले जाओ। और स्वेयर बिफोर यू चूज इफ यू चूज रॉन्ग, और एक बात रहे, और अगर तुम चूज करते हो तो कसम खाओ, इफ यू चूज रॉन्ग नेवर टू स्पीक टू लेडी आफ्टरवर्ड इन वे ऑफ मैरिज, देयरफॉर बी एडवाइज्ड। तो याद रहे, अगर तुम रॉन्ग कास्केट चूज करते हो तुम कभी भी किसी भी फीमेल को शादी के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकोगे, इसलिए एडवाइस कर रही हूँ कि डोंट चूज द कास्केट। प्रिंस ऑफ मोरक्को, नॉर विल नॉट, ना तो हो सकता नहीं, कम ब्रिंग मी अन टू माई चांस, दिखाओ, मैं चलूँ, मैं चॉइस करूँगा, मैं जिसलिए आया हूँ करूँगा, आई कैन नॉट गो बैक, मेरे लोग मुझ पर हंसेंगे। पोर्शिया फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल। पोर्शिया ने कहा मोरक्को को कि ठीक है, कास्केट तुम चूज़ करोगे उससे पहले टेम्पल चलो, वहाँ जाके पहले तुम स्वेयर कर लो कि अगर तुम रॉन्ग कास्केट चूज़ करते हो तो तुरंत तुम जो है वापस चले जाना, और साथ में तुम कभी भी किसी फीमेल को प्रपोज नहीं करोगे शादी के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए उसने कहा कि तुम जाओ टेम्पल। आफ्टर डिनर योर हैज़र्ड शैल बी मेड, उसने कहा कि ठीक है तुम अभी तो प्रॉमिस कर लो, फिर डिनर के बाद तुम हैज़र्ड का मतलब यहाँ पे दिया गया है गैम्बल। योर हैज़र्ड मीन्स योर गैम्बलिंग,
ठीक है। तुम अपने किस्मत को आजमा लेना, शैल बी मेड, उसके बाद तुम कर लेना। मोरक्को गुड फॉर्च्यून देन, तो एक्चुअली वो प्रे कर रहा है कि गुड फॉर्च्यून देन, मेरे साथ गुड रहना प्लीज़, तुम अच्छे से रहना मेरे साथ, गुड फॉर्च्यून देन, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना, तब ठीक है भाई, तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना, गुड फॉर्च्यून देन टू मेक मी ब्लेस्ड और कर्स्ड अमंग मैन। देखते हैं कि ये फॉर्च्यून मुझे लोगों के दरमियान में ब्लेसिंग करता है, आगे बढ़ाता है, कामयाब करता है, या कर्स्ड बर्बाद करता है, ठीक। तो ये रहा एक्ट 2 सीन 1, जहाँ हमने देखा है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को कितना एरोगेंट है। साथ ही साथ जो है प्रिंस ऑफ मोरक्को इस बात पे यकीन रखता है कि मैं हर चीज़ अपने बलबूते पे कर सकता हूँ, ठीक है, और उसे किस्मत पे यकीन नहीं है, ठीक है। और पोर्शिया तो लाचार है क्योंकि वो अपने फादर के विल के ख़िलाफ़ जा नहीं सकती है। कहीं ना कहीं इस सीन में ये भी है, रेशल डिस्क्रिमिनेशन भी नज़र आता है। पोर्शिया चाहती ही नहीं है कि उसकी शादी प्रिंस ऑफ मोरक्को से की जाए। वो तो कह रही है क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर होता तो शायद कुछ अलग बात है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं, इसलिए मेरे सब बराबर है, किसी का तुम वाइट हो ब्लैक हो सब बराबर है, क्योंकि मेरी मजबूरी है। तो ये पूरा वैसे भी मर्चेंट ऑफ वेनिस कहीं ना कहीं आप देखेंगे रेशल डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। फर्दर चलते रहिए, आपको नज़र आएगा। सो ये सीन रहा जहाँ प्रिंस ऑफ मोरक्को के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। फर्दर और भी सीन है इसमें, और भी 8 सीन्स है, उसे भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि इसका क्या कैरेक्टर है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पिछले सभी वीडियोस को देखें, तब आप फर्दर वीडियोस को समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।